यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के जो फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर है हिस्ट्री सब्जेक्ट में, उसमें फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को पूरा अंत तक देखना। ये निश्चित रूप से आपके लिए क्लास लाभदायक रहेगी। तो चलिए हम बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट का इसमें क्या योगदान रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन चरित्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखो, फ्रांस की क्रांति कब शुरू होती है? 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब शुरू होती है? 1789 में फ्रांस की क्रांति क्या होती है? शुरू होती है। फ्रांस की क्रांति के परिचय के बारे में बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति 18वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतियों में से एक थी। यानी फ्रांस की क्रांति जो थी 18वीं शताब्दी में जितनी भी क्रांतियां हुई थी उनमें अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, जिसने न केवल फ्रांस की राजनीति, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बदल दिया, बल्कि पूरे यूरोप और विश्व में लोकतांत्रिक चेतना को जागृत किया। देखिए, फ्रांस की क्रांति के बारे में कह सकते हैं हम कि लोकतंत्र की विचारधारा को बल देने वाली जो क्रांति है वो कौन सी है? फ्रांस की क्रांति है। तो फ्रांस की क्रांति 18वीं शताब्दी में शुरू होती है, 1789 में शुरू होती है और उस समय की विश्व की प्रमुख क्रांति थी। इसने लोकतंत्र की विचारधारा को आगे बढ़ाया और लोकतंत्र की स्थापना का क्या किया? समर्थन किया। इस क्रांति ने निरंकुश राजतंत्र को उखाड़ फेंका, यानी वहां पर जो राजशाही शासन था उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों की स्थापना की। ध्यान दीजिए, विश्व को फ्रांस की क्रांति की जो देन है वह लोकतंत्र है, समानता है और स्वतंत्रता के सिद्धांत जो हैं, इसको विश्व में देने वाली जो क्रांति है वो कौन सी है? फ्रांस की क्रांति। इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसको हम इसीलिए पढ़ते हैं और इस यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं, आगे बात करें। फ्रांस की क्रांति 1789 में फ्रांस में शुरू हुई, जिसने राजशाही व्यवस्था को समाप्त कर लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव रखी। लोकतांत्रिक मूल्य या लोकतंत्र की अवधारणा की जो स्थापना करती है वो कौन करती है? फ्रांस की क्रांति करती है। यह क्रांति लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारों के साथ जानी जाती है। देखो, दुनिया को तीन नारे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो तीन नारे, तीन अवधारणाएं देने वाली यदि कोई क्रांति है तो वो कौन सी है? फ्रांस की क्रांति है। इसीलिए फ्रांस की क्रांति जो है वो विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और यह लोकतंत्र की स्थापना के लिए ये जो तीनों विचार जो जरूरी थे वो किसने दिए थे? फ्रांस की क्रांति ने ही दिए थे। अब हम पढ़ेंगे कि भाई फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत है वो क्यों हुई, क्या कारण थे कि फ्रांस की क्रांति शुरू होती है। तो फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों में हम सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में सबसे पहला कारण है निरंकुश शासन। देखिए, जब फ्रांस की क्रांति शुरू हुई उससे पहले लुई 16वें एक राजा थे वहाँ के, जो निरंकुश शासन करते थे, मतलब जनता पर जो बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। उसके पास समस्त शक्ति केंद्रित थी, यानी जितनी भी शासन की शक्ति थी वो राजा के पास केंद्रित थी और राजा पर लगातार अत्याचार किए जाते थे। अतिरिक्त राजा जो है जनता पर लगातार अत्याचार करता था और अतिरिक्त कर लगाता था, जिससे जनता क्या हो चुकी थी? परेशान हो चुकी थी। दूसरा जो कारण था शाही खर्च। शाही खर्च, दरबार में अत्यधिक विलासिता, मतलब ऐशो आराम की सुविधाओं को उपयोग लिया जा रहा था। फिजूल खर्ची, बेफालतू का पैसा खर्च हो रहा था और भ्रष्टाचार चरम पर था। यानी कि कोई भी काम यदि व्यक्ति करवाता था तो भ्रष्टाचारी जो थे उस काम के एवज में कुछ धन मांगते थे। जनता की अनदेखी की जा रही थी सामान्य जनता की बातों को अनसुना किया जाता था। तो फ्रांस की क्रांति में राजनीतिक कारणों में तीन प्रमुख बातें हैं। पहला है राजा का निरंकुश शासन, दूसरा है शाही खर्च और तीसरा है जनता की अनदेखी। अब देखिए, निरंकुश शासन होगा तो जनता परेशान होगी, जनता की अनदेखी की जाएगी तो भी जनता क्या होगी? परेशान होगी और यह कहीं ना कहीं अंतिम रूप से क्रांति का क्या ले लेती है? रूप ले लेती है। दूसरा जो कारण है वह है सामाजिक कारण, यानी इसके कौन कौन से सामाजिक कारणों से फ्रांस की क्रांति शुरू होती है। फ्रांसीसी समाज तीन वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्गों में बटा हुआ था? तीन वर्गों में। पहला वर्ग था चर्च के पादरी, जो टैक्स से फ्री थे, टैक्स से मुक्त थे, ये टैक्स ही नहीं देते थे। दूसरा वर्ग था नोबिलिटी, कुलीन वर्ग, जो ये भी टैक्स से फ्री थे, यानी पैसे वाले लोग जो थे, उच्च वर्ग के लोग थे।
वो टैक्स से फ्री थे। और तीसरा वर्ग था कॉमनर्स, किसान, व्यापारी और श्रमिक। इन पर सबसे अधिक टैक्स लगाया जाता था। तो जो टैक्स देते थे वो तीसरा वर्ग देता था, पहले जो दो वर्ग थे वो टैक्स नहीं देता था। तो फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग क्लर्जी, यानी चर्च के पादरी थे इसमें, ये टैक्स से फ्री थे। और नोबेलिटी दूसरा वर्ग था, कुलीन वर्ग, ये भी टैक्स से फ्री था। और तीसरा वर्ग था कॉमनर्स, जिसमें किसान, व्यापारी, श्रमिक ये सब आते थे। तो सबसे अधिक जो टैक्स का बोझ था वो किस पर था? तीसरे वर्ग पर था। अब बात करें अगर तीसरा जो वर्ग था वह जनसंख्या में सबसे ज़्यादा था, लेकिन तीसरे वर्ग को सामाजिक न्याय और बराबरी का अधिकार नहीं था। ना तो उनको सामाजिक न्याय मिलता था, ना ही उनको क्या मिलती थी, बराबरी का अधिकार दिया जाता था। तो उससे भी तीसरा वर्ग क्या हो गया? नाराज हो गया, असंतोष व्याप्त हो जाता है और फ्रांस की क्रांति अंतिम रूप से शुरू होती है। अगला है आर्थिक कारण। भाई किन कौन कौन से आर्थिक कारणों से फ्रांस की क्रांति शुरू होती है? आर्थिक बदहाली, मतलब जो लोग थे, सामान्य जनता थी, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। अकाल, महंगाई और बेरोजगारी के कारण भी फ्रांस की क्रांति की शुरुआत का कारण बनते हैं। शाही कर प्रणाली में असमानता। शाही कर प्रणाली में असमानता मतलब कि तीसरा वर्ग तो टैक्स देता था, लेकिन पहले और दूसरे वर्ग टैक्स नहीं देते थे। तो जो निम्नतम वर्ग के लोग थे या तीसरे वर्ग के लोग थे, ये सोचते थे कि भाई ये क्यों टैक्स नहीं देते, सबसे ज़्यादा टैक्स हमें देना पड़ता है और हमारा जीवन भी सबसे ज़्यादा खराब है। अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति में मदद करने के कारण फ्रांस पर भारी कर्ज हो गया। अब देखिए, फ्रांस ने अमेरिका की स्वतंत्रता की क्रांति में क्या की थी? मदद की थी, जिससे फ्रांस पर क्या हो गया? कर्जा हो गया। तो राजा ने जनता पर क्या लगा दिया? अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। तो जनता को ज़्यादा टैक्स देना पड़ा और उस ज़्यादा टैक्स देने के कारण जनता में क्या हो जाता है? असंतोष व्याप्त हो जाता है। इसके कारण भी फ्रांस की क्रांति शुरू होती है। चौथा जो कारण है वह है बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण कौन सा है? रूसो सामाजिक अनुबंधन की बात करता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। मॉन्टेस्क्यू शक्ति के विभाजन की बात करते हैं। और वोल्टेयर धार्मिक सहिष्णुता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। इन विचारकों ने जनता को क्या किया? जागरूक किया। और जब जनता जागरूक हो जाती है तो वह क्रांति की ओर क्या होती है? अग्रसर होती है। और लुई 16वां जो राजशाही शासन था उसको क्या कर देती है? अंतिम रूप से उखाड़ देती है। और फ्रांस की क्रांति के तात्कालिक कारण के बारे में बात करें तो लुई 16वें द्वारा कर सुधार हेतु स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई मई 1789 में। यानी करों में कह सकते हो बढ़ोतरी के लिए। लेकिन लुई 16वें जो था उसने कहा था कि भाई हम करों में क्या करेंगे? सुधार करेंगे। तो मई 1789 में क्या उसने एक बैठक बुलाई और इसमें तीसरे वर्ग को कोई मताधिकार नहीं मिला। क्रोधित होकर नेशनल असेंबली की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। यानी तीसरा वर्ग को इसमें कोई वोटिंग डालने का अधिकार मिला नहीं। तो तीसरा वर्ग क्या हो जाता है? क्रोधित हो जाता है और वह अपन अलग से क्या कर लेता है? नेशनल असेंबली की क्या करता है? स्थापना करता है। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि भाई फ्रांस की क्रांति जो है वो किसने शुरू की थी, तो तीसरे वर्ग के लोगों ने फ्रांस की क्रांति को क्या किया था? शुरू किया था। अब हम बात करें फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी। देखिए, फ्रांस 1789 में बास्तील किले पर हमला किया जाता है 14 जुलाई को, और उसे बास्तील किले को जो जनता है वो क्या कर लेती है? कब्जा कर लेती है। 1789 में मानव और नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा पत्र को क्या किया जाता है? बताया जाता है। 1791 में संविधान की घोषणा होती है और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की जाती है। 1792 में गणराज्य की घोषणा होती है और राजशाही शासन का क्या किया जाता है? अंत किया जाता है। 1793 में लुई 16वें और रानी मैरी एंटोनेट को क्या दी जाती है? फांसी दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। 1793 में 1793 से 1794 में रॉबेस्पियर का आतंक का काल होता है। और 1795 में डायरेक्टरी शासन की स्थापना होती है और 1799 में नेपोलियन द्वारा सत्ता पर क्या कर लिया जाता है? कब्जा कर लिया जाता है। तो फ्रांस की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम बात करें, 1789 में बास्तील किले पर हमला होता है 14 जुलाई को। 1789 में मानव और नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा होती है। 1791 में संविधान की घोषणा होती है, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित होता है। और 1792 में गणराज्य की घोषणा होती है, राजशाही का अंत होता है। 1793 में लुई 16वें और रानी मैरी एंटोनेट को फांसी लगाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। 1793 में 1794 तक रॉबेस्पियर का आतंक का काल शुरू होता है। और 1795 में डायरेक्टरी शासन की स्थापना होती है। 1799 में नेपोलियन द्वारा सत्ता पर क्या कर लिया जाता है? अधिकार कर लिया जाता है। आगे हम बात करेंगे भाई फ्रांस की क्रांति होती है तो फ्रांस की क्रांति का परिणाम क्या निकलता है।
फ्रांस की क्रांति का परिणाम निकलता है कि राजशाही का अंत होता है और लोकतंत्र की स्थापना होती है। फ्रांस का नया सामाजिक ढांचा बनता है और इसमें जो पहले और दूसरे वर्ग के लोग थे उनके विशेषाधिकार को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। नए विचारों का प्रसार होता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना जो है वो फ्रांस में आती है और पूरी दुनिया को यह प्रसारित होती है। चौथी है यूरोप के अन्य देशों पर प्रभाव पड़ता है। यूरोप के अन्य देशों में भी क्रांति की लहर उत्पन्न हो जाती है फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप। फ्रांस की क्रांति के प्रभाव क्या पड़ते हैं दुनिया पर? देखिए, फ्रांस की क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? राजशाही का अंत हो जाता है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के सिद्धांतों की स्थापना होती है, नया संविधान बनता है, नया प्रशासन बनता है और कर प्रणाली में क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। तो ये फ्रांस पर क्या है, प्रभाव पड़ता है। और यदि हम बात करें यूरोप और अन्य विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अन्य देशों में क्रांति की प्रेरणा बनती है फ्रांस की क्रांति। कई अन्य देश के लोग भी सोचते हैं कि जब फ्रांस अपनी स्वतंत्रता हासिल कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सामंती व्यवस्था और निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ आंदोलनों की क्या होती है, शुरुआत होती है और आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना को क्या मिलता है, बल मिलता है। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति जो थी वो कहीं ना कहीं विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ती है और अन्य देशों को भी क्रांति के लिए, राजशाही के समापन के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। अब हम बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट की। फ्रांस की क्रांति के बाद हम बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट की। देखो, सिलेबस में दे रखा है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। नेपोलियन बोनापार्ट का अगर हम परिचय के बारे में बात करें तो इसका जन्म होता है 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका द्वीप पर। 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है। यह पेशे से सैनिक था, परंतु योग्य नेतृत्व क्षमता के बल पर फ्रांस का क्या बन जाता है, सम्राट बन जाता है। इसमें बहुत अच्छी योग्यता थी और अच्छी योग्यता के दम पर यह धीरे धीरे क्या है, फ्रांस का सम्राट बन जाता है। इसकी मृत्यु 5 मई 1821 को सेंट हेलेना द्वीप पर होती है। देखिए, जन्म होता है कॉर्सिका द्वीप पर और मृत्यु होती है सेंट हेलेना द्वीप पर। फ्रांसीसी क्रांति के बाद की अराजकता में एक शक्तिशाली नेता के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो उभरता है। यानी जब फ्रांस की क्रांति में अराजकता फैल जाती है, उथल पुथल हो जाती है, तो एक शक्तिशाली जो नेता के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट निकल कर आता है और राष्ट्र में दोबारा से क्या है, निरंकुश शासन की स्थापना हो जाती है। 1799 में कूदेता करके सत्ता प्राप्त की और स्वयं को 1804 में फ्रांस का क्या कर दिया था, सम्राट घोषित कर देता है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट क्या है, फ्रांस का सम्राट बनता है। ये भी डेट आपसे पूछी जा सकती है कि भाई फ्रांस का सम्राट जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट कब बनता है, 1804 में, और सत्ता का प्राप्त करता है 1799 में। नेपोलियन के उदय के बारे में बात करें, राइज ऑफ पावर, उसकी शक्ति का उदय किस तरह से हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उत्पन्न अराजकता और राजनीति में अस्थिरता में नेपोलियन ने सैन्य सफलता प्राप्त करके लोकप्रियता क्या की, हासिल की। उसने सैन्य अभियान चलाए और उन अभियानों में सफलता मिलती है तो वो फ्रांस में क्या हो जाता है, लोकप्रिय हो जाता है। 1799 में उसने तख्ता पलट किया और फर्स्ट काउंसिल की सत्ता उसने क्या की, संभाल ली और 1804 में स्वयं को क्या किया, सम्राट घोषित कर दिया। तो इस तरह से नेपोलियन जो है वो 1804 में अंतिम रूप से फ्रांस का क्या बन जाता है, सम्राट बन जाता है। नेपोलियन ने कुछ प्रशासनिक सुधार किए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए उसने। सबसे पहला सुधार किया नेपोलियनिक कोड। 1804 में नेपोलियनिक कोड लाया, उसमें समानता के सिद्धांत की स्थापना की, संपत्ति का अधिकार दिया सभी को, धर्म की स्वतंत्रता की स्थापना की और महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं किया। तो देखिए, इसने नेपोलियनिक कोड के आधार पर समानता का अधिकार दिया, संपत्ति का अधिकार दिया और धर्म की स्वतंत्रता का क्या दिया, अधिकार दिया। राजकोषीय सुधार किए इसने। राजकोषीय सुधार क्या क्या किए, बैंक ऑफ फ्रांस की क्या की, स्थापना की और कर संग्रह प्रणाली में क्या ली, पारदर्शिता लाया। भ्रष्टाचार को कई हद तक उसने क्या किया, समाप्त किया और बैंक ऑफ फ्रांस की क्या की, इसने स्थापना की। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ अच्छे कार्य भी किए। नेपोलियन बोनापार्ट ने शिक्षा प्रणाली का क्या किया, पुनर्गठन किया। शिक्षा प्रणाली में राज्य के अधीन शिक्षा प्रणाली को विकसित किया, केंद्रीकृत शिक्षा प्रणाली को विकसित किया, तकनीक एवं सैन्य शिक्षा को उसने बढ़ावा दिया। राजनीतिक सुधार किए, प्रभावशाली न्यायपालिका बनाई और कानून व्यवस्था को कठोर बनाया। यानी यदि कोई अपराध करेगा तो उसके लिए जो सजा है, दंड के प्रावधान है, वो बहुत कठोर होंगे। तो इस व्यवस्था को भी क्या है, कानून व्यवस्था को उसने कठोर बनाया। अब हम बात करते हैं नेपोलियन के युद्ध के बारे में। नेपोलियन बाहर जो कौन से हैं, युद्ध कौन कौन से लड़े उसने,
ऑस्टरलिट्ज का युद्ध लड़ा 1805 में, जिसमें ऑस्ट्रिया और रूस को इसने नेपोलियन ने हराया। तो इसकी प्रसिद्धि और ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वाटरलू का युद्ध लड़ता है 1815 में, और यह वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन क्या हो जाता है, हार जाता है। यूरोप की जो संयुक्त सेना है इसको नेपोलियन को क्या कर देती है, हरा देती है, और यह उसकी क्या होती है, अंतिम हार होती है। नेपोलियन की विफलता और पतन के कारण क्या क्या है भाई, नेपोलियन क्यों विफल हुआ और उसके पतन के कारण क्या है। नेपोलियन का सबसे पहला जो गलती थी वह थी रूस पर आक्रमण। 1812 में उसने नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कर लिया। रूस की कड़ी ठंड और रणनीति से फ्रांस की सेना जो है वो मरने लग जाती है, और उस फ्रांस की सेना को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है, और उसमें नेपोलियन की क्या हो जाती है, हार होती है। नेपोलियन को पीछे लौटना पड़ता है। दूसरा है लेप्जिन का युद्ध 1813 में, नेशंस की लड़ाई। इसमें यूरोपीय गठबंधन से क्या है, नेपोलियन हार जाता है। और तीसरा है एल्बा द्वीप पर निर्वासन। 1814 में एल्बा द्वीप पर चला जाता है और पुनः सत्ता में लौटता है। 100 दिन का शासन करता है। 100 दिन के शासन के बाद वाटरलू का युद्ध होता है 1815 में। 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध कब होता है, 18 जून 1815 को। ब्रिटेन और ब्रिटेन और प्रशा की संयुक्त सेना से, ब्रिटेन और प्रशा की संयुक्त सेना से नेपोलियन क्या हो जाता है, हार जाता है। उसकी ये अंतिम हार है, और सेंट हेलेना द्वीप पर क्या है, ये निर्वासन अपना अंतिम जीवन व्यतीत करता है, और यहीं पर उसकी 1821 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, पहला निर्वासन की बात करें तो एल्बा द्वीप पर पहला निर्वासन है, और यदि दूसरे निर्वासन की बात करें, दूसरा निर्वासन है सेंट हेलेना द्वीप पर। एल्बा द्वीप पर जो निर्वासन हुआ 1814 में, और सेंट हेलेना द्वीप पर जो है 1815 के बाद यहाँ पर रहता है, और 1821 तक रहता है, जहाँ पर अंतिम रूप से नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगर नेपोलियन की विरासत की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों को यूरोप में फैलाने का श्रेय किसको जाता है, नेपोलियन को जाता है। राष्ट्रवाद की भावना को बल देने का श्रेय किसको जाता है, नेपोलियन को। नेपोलियनिक कोड आज भी कई देशों में कानूनी प्रणाली का क्या है, आधार है। यानी नेपोलियन ने जो नियम बनाए थे वह नियम आज भी बहुत सारे देशों में कानून बनाने में काम आते हैं। सामंतवाद और निरंकुशता को चुनौती दी किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया भी है, दिया भी है। अगर हम नेपोलियन का मूल्यांकन करें, देखिए नेपोलियन एक क्रांतिकारी तानाशाह था, यानी कि वो उसने सत्ता पर अधिकार किया, लेकिन वह अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए जाना जाता था। लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता था, लेकिन स्वयं वो सम्राट बन गया। आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। यूरोप में कानून, शिक्षा, कर व्यवस्था को संगठित करने का श्रेय किसको जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को। यूरोप में राष्ट्रवाद का बीज बोया, जो आगे चलकर कई क्रांतियों और एकीकरण आंदोलनों का कारण बना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के बीज के लिए राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का श्रेय किसको जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को। आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था का जनक कहा जाता है, और नेपोलियन बोनापार्ट स्वयं एक क्रांतिकारी तानाशाह था। अगर हम एग्जाम के लिए उपयोगी तथ्यों के बारे में बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई, 1789 ईस्वी में। बास्तील का किला कब ध्वस्त किया गया, 14 जुलाई 1789 को। मानव अधिकारों की घोषणा कब की जाती है, अगस्त 1789 में, फ्रांस में। नेपोलियन का जन्म कब होता है, 1769 में, और मृत्यु कब होती है, 1821 में। नेपोलियन संहिता लागू की जाती है 1804 में। वाटरलू का युद्ध कब होता है, 1815 में। और नेपोलियन का अंतिम निर्वासन कहाँ पे होता है, सेंट हेलेना द्वीप पर, जहाँ पर नेपोलियन क्या हो जाता है, अंतिम रूप से मृत्यु होती है। निष्कर्ष के रूप में बात करें, फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को लोकतंत्र, समानता और मानव अधिकारों का पाठ पढ़ाया। नेपोलियन ने इन सिद्धांतों को लागू किया और उन्हें यूरोप में फैलाने का कार्य किया। यद्यपि उनकी साम्राज्यवादी नीतियों ने अंततः उसके पतन को जन्म दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक लोकतंत्र की क्या रखी, नींव रखी, जबकि नेपोलियन बोनापार्ट इस परिवर्तन को स्थायित्व देने का क्या किया, प्रयास किया। तो इस तरह से हमने दोस्तों फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट वाला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, उसके बारे में पढ़ा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ, और आगे भी हम क्लासेस को लेते रहेंगे और आपके सिलेबस को जल्दी ही समाप्त करेंगे। हमने जो भी अदर क्लासेस ले रखी हैं और आप हिस्ट्री सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए, आपको निश्चित रूप से क्या होगा, लाभ होगा। और इसी के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।